हाँ जी बेटा। Yes, yes, everyone. तो फर्स्ट ऑफ द बात करनी थी बेटा हाइड्रोजन, और दूसरा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है? कभी भी हाइड्रोजन हाईली इन दैट फोर्स ऑफ दैट हाईली इनसे अगर अटैच होता है that could is the bond that is between hydrogen and form that the bonding bonding और form are highest electron and fluorine that bond form up of two hydrogen of two different एक को molecular hydrogen bonding. The second one I call it to be the intramolecular hydrogen bonding. One of them is inter and another is intra. इंटर क्या होता है बेटा? कभी भी एक एटम, एक मॉलिक्यूल बेसिकली किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रखा है, then the type of bond we call it to be intermolecular H bonding. मतलब one molecule is being attached to another molecule through the hydrogen bonding. For example, let's say there is a water molecule H2O, another H2O molecule. बेटा एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल से ज्वाइन होता है थ्रू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड. एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे से H2O मॉलिक्यूल से ज्वाइन वेयर H इज बीइंग लिंक्ड टू ऑक्सीजन. देयर इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. ये भी एक्चुअल में इट इज नॉट अ बॉन्ड बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इससे वैलेंसी इंक्रीज नहीं हो रही है. देयर इज एन अट्रैक्शन, क्योंकि ये बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में. दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लीड्स टू अ बॉन्ड गिवन द नेम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. यहां पे दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू इट इज इंटर मॉलिक्यूल. इट कैन बी पॉसिबल और मॉलिक्यूल्स भी ज्वाइन हुए इसके साथ. फॉर एग्जाम्पल ये लो H O H, like this, H O H, H O H, H O H. This way you can see that all the water molecules are being linked to one another through the hydrogen bonding. This particular type of hydrogen bonding I call it to be intermolecular H bonding. बोलो मेरे बेटा. इंटर का मतलब विद इन द टू मॉलिक्यूल्स. दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन आई कॉल दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू बी द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
दिस। और एग्जाम्पल भी बता सकता हूं मैं, ये लो H2O इज बीइंग लिंक्ड विद HF। ये देखो एक हाइड्रोजन दूसरे फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक हो गया। टू मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टू वन अनदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। बोलो बेटा, एवरीवन क्लियर विद दिस? अब आती है बात इंट्रा की। इंट्रा किस में होती है बेटा? इंट्रा होती है विद इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, in that hydrogen bonding I call it to be intramolecular hydrogen bonding. For example, एक मॉलिक्यूल है ये जिसको हम नाम देते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये पढ़ा है, 10th में पढ़ा था, बेंजीन पढ़ा था। बेंजीन पे OH अटैच होता है तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हो फिनॉल। बेंजीन विद OH इज गिवन द नेम ऑफ फिनॉल। और फिनॉल की सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन इज दिस, सेकंड पोजीशन पे NO2 अटैच है तो आप नाम देते हो 2 नाइट्रोफिनॉल, या एक और नाम होता है इसका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको हम ये बोलते हैं O नाइट्रोफिनॉल। O इज फॉर ऑर्थो। अब बेटा ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है बच्चा, कोई और मॉलिक्यूल तो नहीं है इसके साथ। जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, एक वाटर मॉलिक्यूल और एक HF मॉलिक्यूल, बट दिस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। इस सिंगल मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है बच्चा? इट फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्ड। देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ NO2। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कोई बाहर वाले मॉलिक्यूल से एसोसिएट नहीं हो रहा। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई कॉल इट टू बी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। विद इन द मॉलिक्यूल हो इंट्रा, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो इंटर, इतना सा डिफरेंस है बस। इंट्रा मीन्स विद इन, इंटर मीन्स बिटवीन द डिफरेंट molecules. So this is an example of intramolecular H bonding. बोलो बच्चा, am I clear with this? बोलो बच्चे। ऑर्थो लिखा हुआ है बेटा, ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बता दूं? तो ऊपर तो देख ले बेटा पहले, वहां पे जब समझा रहा था तो वहीं तो देख रहा था ऊपर। पता नहीं क्या गुम हो गया था ऊपर तेरा, क्या गुम हो गया था बेटा? कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर विद इन द मॉलिक्यूल होती है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ आके अटैच नहीं हो रहा, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई कॉल इट टू बी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। दैट इज द मेजर डिफरेंस द टू इंटर एंड इंट्रा। Am I clear with this? Out of the two बच्चा, inter is stronger compared to that of intra. Intermolecular hydrogen bonding जो होती है is greater than intramolecular H. इंटर स्ट्रॉन्गर होती है इंट्रा से, क्योंकि दिस लीड्स टू द जॉइनिंग ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं आइस, आइस में वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर क्या है? डिफरेंट H2O मॉलिक्यूल्स ही तो है। हो सकता है 1 मिलियन H2O मॉलिक्यूल्स हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, एनी नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। क्या वाटर में से आप किसी भी एक पर्टिकुलर H2O मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर पाते हो कि इसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है? कैन वी से दैट? Why? Because all the water molecules are being associated to one another through a strong bond given the name of
intermolecular hydrogen bonding, and it is very strong. That's why water is having a boiling point of 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे जाके ही ये वाली बॉन्ड्स ब्रेक होंगी और वाटर मॉलिक्यूल्स वुड स्टार्ट इवेपोरेटिंग एट दैट हाई टेम्परेचर. That's why its boiling point is 100 degree Celsius, because of this strong bond given the name of hydrogen bonding, that is intermolecular hydrogen bonding. Am I clear? HEH प्लस क्या होता है? हाँ, H को आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट, H में क्या होता है? H में एक इलेक्ट्रॉन होता है और H प्लस बना दिया तो क्या हो गया? दो हो गए. थोड़ा सा इसको ठीक कर बेटा, शायद ज्यादा चलने लग गया, दिक्कत ये है. Am I clear with this inter and intra? पक्का? नहीं समझ पाई अभी भी बात? H प्लस वाली बात. H प्लस कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. यही तो बात है बेटा. हम पढ़ने की सोच रहे हैं 11 12 जेई, और यही नहीं पता हम लोगों को कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है. जस्ट इमेजिन. क्लियर विद दिस? पक्का? राइट डाउन अ क्वेश्चन. इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है आपसे एक, पहले तो यही पूछ लेता है इंटर और इंट्रा क्या होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, डिफरेंस जोन में, लाइक दैट. राइट डाउन एन एग्जाम्पल क्वेश्चन. out of O nitrophenol, and P nitrophenol, which is more volatile and why? बेटा O नाइट्रोफिनॉल और P नाइट्रोफिनॉल क्या है? ये चीज. फिनॉल क्या बोला मैंने? दिस इज फिनॉल बच्चा. ऑर्थो मतलब इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और पैरा मतलब ये होता है बेटा. पैरा मतलब उसके अपोजिट साइड. दिस इज पैरा. Orthonitrophenol is being associated with intramolecular hydrogen bonding, whereas paranitrophenol की अगर बात करूंगा तो बेटा ये H can form the hydrogen bonding with outside molecule से भी. ऐसे ही this N can form the hydrogen bonding with outside molecule. मतलब यहाँ पे intermolecular hydrogen bonding होती है और यहाँ पे intramolecular hydrogen bonding होती है. दोनों में से stronger कौन सी है? इंटर, मतलब ये स्ट्रॉन्गर है, तो जल्दी से इवेपोरेट कौन कर पाएगा? क्योंकि ये वीकर है. तो आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच वुड बी इजिली इवेपोरेटेड? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. which is more volatile, that is orthonitrophenol, which would be having higher boiling point, that would be paranitrophenol. क्योंकि इसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होएगा, इसमें फोर्सेस वीकर हैं तो ये इवेपोरेट जल्दी होगा. दैट्स व्हाई मोर इवेपोरेटिंग वुड बी दिस, मोर वॉलेटाइल वुड बी दिस, एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट वुड बी ऑफ. एम आई क्लियर? ठीक है, पक्का? चलें आगे. समझ में आया अभी या नहीं? H प्लस थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाने लग जाता है ना बेटा, हम दिक्कत ये हो जाती है. हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? माइनस होता है, प्लस होता है? अगर किसी को माइनस चार्ज दोगे तो उस पर माइनस चार्ज आएगा या प्लस चार्ज आ जाएगा? तो अब क्या होना चाहिए? जब गेन होएगा तो माइनस चार्ज आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए? फिर बात सच है, वो लगा भी देगा. हाँ जी, किसका आंसर लिखवाऊं?
और एमसीक्यू में नहीं आएगा तो क्या करेंगे फिर? देखो, ओ नाइट्रोफिनॉल इज मोर वॉलेटाइल देन पी नाइट्रोफिनॉल सिंस, क्वेश्चन ने लिखा तो आंसर क्या लिखेंगे? कहाँ है? O nitrophenol is more volatile than P nitrophenol since O nitrophenol is associated with intramolecular hydrogen bonding, whereas P nitrophenol is associated with intermolecular hydrogen bonding, which is stronger than intra. P nitrophenol have intermolecular hydrogen bonding which is stronger than intra. हाँ जी, जरूरी है ये वाला ना, बिल्कुल जरूरी। इसके आसपास कोई भी मॉलिक्यूल इससे अगर बॉन्ड बनाने आएगा तो इट वुड ऑलवेज बी फॉर्मिंग द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट वुड नॉट बी फॉर्मिंग द इंट्रा। अगर इसकी बात करो, एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होएगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, एक सिंगल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल थोड़ी ना या पैरानाइट्रोफिनॉल थोड़ी ना है। एक अगर 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स दे रहे हो तो इन दैट देयर वुड बी मल्टीपल मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द हाइड्रोजन। उसके पास कोई भी अगर मॉलिक्यूल और आता है और वो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कर सकता है, करेगा बिल्कुल। हाँ जी बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर के लिए तो कोई पता करने वाली बात ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन है और उसके साथ कहीं पर भी FON वाली बात है तो वो इजीली दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटर कर सकता है किसी में। इंट्रा का स्पेसिफिक आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि इंट्रा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं हो सकती। जैसे इसमें इंट्रा नहीं हो पा रही, होने को तो यहां भी कर सकते हैं हम इंट्रा, बट इट इज नॉट एबल टू टेक प्लेस ओवर हियर। यहां पे हो रही है बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द OH and NO2 is small, which can form the attractive force between the two. So we have to remember the examples of intra. Are we clear? Inter-intra hydrogen bonding क्या होती है? पक्का से? ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक लिखो एक, दैट इज रेजोनेंस। Resonance. Can anyone tell me what do we mean? Different configuration. हाँ बेटा, रेजोनेंस नहीं पढ़ा है? no? हाँ मेरे बेटा, मत ही बात करो। अच्छा नहीं करता, तू गुस्सा मत हो, बस तू गुस्सा मत हो, मैं नहीं बोलूंगा उनके लिए कुछ भी ऐसा, तू बात मत। रेजोनेंस क्या होता है बेटा? कभी भी एक मॉलिक्यूल अगर किसी भी एक स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम देखें तो अगर वो सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल नहीं शो कर पाता, वी टू इट दैट की पॉसिबल कि एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग इन सम अदर शेप एज वेल। जैसे मैं बात करूं ओजोन की, हमने ओजोन क्या सीखा था बेटा? ओजोन वाज समवॉट लाइक दिस, इफ यू रिमेंबर दिस वाज ओजोन। अब मेरे बच्चा, ऐसा हमको क्या कहीं से प्री डिफाइंड चीज है कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगी और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी? क्या ऐसा प्री डिफाइंड है कहीं पर?
तो हमने क्या देखा कि इफ फॉर एग्जाम्पल ओजोन शुड बी शोइंग 100 केमिकल प्रॉपर्टीज, 100 रिएक्शंस, so this structure of ozone was only showing the 50 of them, the other 50 are not being shown by this structure. Got over to it that there may be the possibility of some other structure of ozone as well, which would be showing the other 50 reaction which it was not showing. तो we came on to the thing that कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड यहां ना होके कुछ ऐसा हो. ये भी तो पॉसिबिलिटी है. क्या जरूरी है यहां डबल बॉन्ड और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड? हो सकता है यहां कोऑर्डिनेट और यहां पे पॉसिबिलिटी है, दोनों स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है. तो रेजोनेंस इज बेसिक द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इन डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स, इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, यहां पे दो बन रहे हैं, मल्टीपल और भी बन सकते हैं, इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आई कॉल इट टू बी द कैनोनिकल फॉर्म्स. इनको क्या बोलता हूं मैं? कैनोनिकल फॉर्म्स का नाम देता हूं. तो दीज टू आर द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ रेजोनेंस ऑफ ओजोन. और इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, थ्री लाइंस इज नॉट द ट्रिपल बॉन्ड, इट्स द इक्विवेलेंस. इन दोनों को अगर मैं आपको ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बोलना चाहूं कि ये सिंगल स्ट्रक्चर इज फॉर द ओजोन, तो व्हाट आई वुड से ओ ओ. अब देखो दोनों एटम्स में यहां पे चाहे यहां पे चाहे यहां पे, सिंगल बॉन्ड तो कांस्टेंट है हर समय. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अगेन अ सिंगल बॉन्ड ना बेटा, तो एक बॉन्ड तो कांस्टेंट है, बट डबल बॉन्ड यहां पे है नहीं है, यहां पे नहीं है, आ गई. डबल बॉन्ड कभी है कभी नहीं है, नॉट फिक्स्ड. कभी भी है दैट डबल बॉन्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट फिक्स्ड, it's a variable double bond. We show it by a dotted line. We show it by a dotted line. इसको क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड. मतलब कांस्टेंट डबल बॉन्ड नहीं है, कभी है कभी, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स में होगी, हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर्स में नहीं होगी, तो वी शो इट बाय अ पार्शियल डबल बॉन्ड. हमने एमओटी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर. एमओटी में क्या, वहां पे हमारी जो बॉन्ड ऑर्डर था वो फ्रैक्शंस में आ रहा था, 1.5 आ रहा था, 2.5 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था मेरे. हम रजिस्टर नहीं खोल रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे पीछे वाली चीजें. तो बेटा डेसिमल को ही तो, फ्रैक्शन को ही तो डेसिमल में कन्वर्ट किया था. 3/2 आया अगर, तो 1.5 उसी को तो बोलते हैं दिस इज 1.5 बॉन्ड. मतलब एक सिंगल बॉन्ड पूरी और साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड, दैट वी कॉल इट टू बी द 1.5 बॉन्ड. उसको बोलते हैं हम पार्शियल डबल बॉन्ड. सो दिस इज नथिंग, ये डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाई है दैट इज फॉर द पार्शियल डबल बॉन्ड. एंड दिस स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस फॉर्म. कैनोनिकल फॉर्म्स का जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है उसको हम नाम देते हैं क्या? रेजोनेंस फॉर्म. सो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. दीज आर टू कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ ओजोन एंड द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ a single molecule in different structures we call it to be resonance, and this gives the stability to the molecule. अगर कभी भी ऐसा होता है दैट कि किसी मॉलिक्यूल में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और दूसरे मॉलिक्यूल में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो द वन विच वुड बी हैविंग मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर कैनोनिकल फॉर्म्स, that would be more stable compared to that of the one which would be having 2 resonating structures or 3 resonating structure. साथ होता क्या है पक्का से क्लियर? और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी. देखो बेटा, हम लोगों ने कार्बोनेट पढ़ा था बेटा, CO3 2-. कार्बोनेट का स्ट्रक्चर शायद से कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, इफ वी ऑल रिमेंबर. फॉर्मल चार्ज में मैंने कराया था ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, इफ वी कैन सी, यही था स्ट्रक्चर हमारा. अब क्या ऐसा जरूरी है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगी और यहाँ पे दोनों में सिंगल सिंगल और हैविंग अ नेगेटिव चार्ज?
सकता है यहाँ डबल होती, यहाँ दोनों सिंगल होती, हो सकता है यहाँ डबल होती, यहाँ दोनों सिंगल होती, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो इसकी और कैनोनिकल फॉर्म्स क्या बन सकती है बेटा? सी ओ डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, सी ओ सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पे। कैन वी ड्रॉ दीज 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट? और इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बच्चे? ये डेल्टा होता है चार्ज, स्मॉल एस की फॉर्म से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा चार्ज जिसको बोलते हैं 1 से छोटा चार्ज। मतलब क्या यहाँ पे कोई चार्ज है? दोनों में है, यहाँ पे है, यहाँ पे आया क्या? तो कभी भी अगर ऐसा होता है चार्ज इज नॉट कांस्टेंट ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट, तो हम उस चार्ज को 1 से छोटा चार्ज दिखाते हैं, एंड दैट 1 से छोटा चार्ज इज डेल्टा। दिस इज डेल्टा नेगेटिव विच इज 1 से स्मॉलर. It could be 0.5, 0.4, 0.8, 0.9, but not 1. We denoted by delta. Small s नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, अगर प्लस चार्ज होता तो पॉजिटिव आता, माइनस चार्ज होगा तो. Are we all clear? These are the 3 canonical forms and that is the resonance. इसी का एक और स्ट्रक्चर, लेट्स से HCO3 minus, HCO3 minus. HCO3 माइनस is similar to this structure, बस एक फर्क आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे जो दो सिंगल बॉन्ड O वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से एक मॉलिक्यूल would be having H attached to it. So I can show it like this: C having a double bond O, single bond O H and O पे माइनस. अब बच्चा एक मॉलिक्यूल को तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा जिसपे H होगा, आपकी मर्जी, आप किसी को भी फिक्स कर लो. मतलब इस पे आप नेगेटिव चार्ज नहीं लेके जा सकते, इस पे आप रोटेट नहीं कर सकते चीजें. कहां रोटेशन हो सकती है? आइदर ओवर हियर और ओवर हियर. सो आई कैन ड्रॉ अनदर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस, जहां पे यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगी. तो लेट्स ड्रॉ दैट. And the equivalent structure of this would be बोलो मेरे बच्चा, इज रेजोनेंस क्या है, कैसे करते, आर वी क्लियर? सब चीज ऐसा क्यों करते हो कि मगअप करना है, सब नोट्स में है, इतने छोटे थोड़ी ना हो आपके हर चीज की डेफिनेशन बताओ और तुम लिखोगे डेफिनेशन. आर वी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, होता क्या है? एंड नोइंग टू द डेफिनेशन दैट इज देयर इन योर नोट्स, देयर इन योर बुक, यू कैन सी दैट पूरा मैंने एक्सप्लेन्ड वर्जन दिया हुआ है. एंड डोंट एम्फसाइज ऑन राइटिंग द डेफिनेशन एट एनी टाइम. समझने की कोशिश करो, अगर समझ नहीं आएगा डेफिनेशन, कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलेगा डिफाइन रेजोनेंस, ये ध्यान रखना. हाँ बेटा कुछ पूछ. क्लियर विद दिस? पक्का? पीछे वाला मॉलिक्यूल भी बनाना है. हाँ. ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन ओजोन, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर कार्बोनेट आयन, ड्रॉ द रेजोनेंस इन HCO3 माइनस. द मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन अ मॉलिक्यूल द मोर वुड बी द, क्या होगा वो. हाँ जी मेरे बच्चे. बेटा यहाँ पे चार्ज किस पे है? किस पे? पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है ये. एक बार पीछे जाओ जरा, फॉर्मल चार्ज पे देखो एक बार. ये आपने एग्जाम्पल फॉर्मल चार्ज में किया मेरे बेटा, चेक कर जरा. फॉर्मल चार्ज पढ़ा था, ये याद है? उस फॉर्मल चार्ज में ही बच्चे ये किया था that any of the two oxygen atoms which are having the single bond is having the negative charge on them.
वो आपकी मर्जी थी, किसी पे भी सिंगल बॉन्ड बना के नेगेटिव चार्ज डाल लो। एग्जाम्पल मैंने वहां पे कराया आपको, मिला? यही दिक्कत होती है कि हम पीछे वाली चीज पढ़ते ही नहीं है, पढ़ेंगे तब तो याद रहेगा। क्या बेटा? ये कर ले जरा पहले, तो फिर बात करेंगे सारी बाद में, वो सब कर रहे हैं अभी। हाँ जी, वो वाला कर रहे थे आप पहले, चलो पहले वो ड्रॉ कर लो फिर ये ड्रॉ कर लेना, कोई बात नहीं। बस एक वैन डर वाल फोर्सेस बताऊंगा। हाँ जी बच्चा, द लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल इज अ साइंटिस्ट। इस फोर्सेस को हम एक और नाम भी देते हैं बच्चा, इसी को हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। आइदर वैन डर वाल फोर्सेस और लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्स। This van der Waal forces are basically being dependent upon the surface area. These are the weakest forces beta which are directly proportional to surface area. बच्चा किसी मॉलिक्यूल में कोई सी भी फोर्स एग्जिस्ट करती हो, आयनिक बॉन्ड बना रहा हो, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो, या XYZ कोई भी बॉन्ड बना रहा हो, हर मॉलिक्यूल में दिस फोर्स डू एग्जिस्ट. This is a universal force which exists in every molecule because it depends upon, और हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया तो होगा. तो these forces are generally being used for the noble gases, क्योंकि नोबल गैसेस कोई बॉन्ड तो बनाती नहीं, तो वो क्या कहते हैं, नोबल गैसेस का सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है. जैसे एक नोबल गैस मॉलिक्यूल है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, कोई भी है, ऐसी दूसरा नोबल गैस मॉलिक्यूल लाइक दिस, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर थ्रू द सरफेस. दिस सरफेस इन सरफेस कॉन्टैक्ट वी कॉल इट टू बी द वैन डर वाल forces, the forces which depends upon the surface area. The more the surface area, the more would be the van der Waal. एंड एक और चीज आती है, जैसे हम आयनिक रेडियाई बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं, एक होता है बेटा वैन डर वाल रेडियाई. क्या होता है? वैन डर वाल रेडियाई, जो किस में होता है, खाली नोबल गैसेस में होता है वैन डर वाल रेडियाई, क्योंकि नोबल गैसेस ना तो आयनिक बॉन्ड बनाती है ना ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, तो देयर एग्जिस्ट द वैन डर वाल रेडियाई. मतलब चीज वही होती है बच्चा, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस जो होगा उसको हम नाम देते हैं वैन डर वाल रेडियाई का, इन द केस ऑफ द नोबल गैसेस. और वैन डर वाल रेडियाई इज ग्रेटर कंपेयर टू दैट ऑफ द आयनिक रेडियाई, कंपेयर टू दैट ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई. क्यों बच्चे? क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही. अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हूं तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती थी, कुछ ऐसे. अब बच्चा ये ओवरलैपिंग हुई तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस कम हो गया या नहीं हुआ? Every time remember that van der Waal radii is always greater than the ionic radii or the covalent radii. हर समय van der Waal radii would be greater than ionic radii or covalent radii, because van der Waal radii is being calculated from the nucleus to nucleus, the molecules which are in touch with one another, they are not overlapped on one another. But covalent radii is being calculated, that is by the overlapping of the two. That's why van der Waal radii would always be greater than the ionic or covalent radii. Are we clear? और ये किस में होती हैं खाली बेटा? Noble gases में, क्योंकि noble gases cannot form the ionic bond, cannot form the covalent bond, so the forces that are being left is the van der Waal forces, and the radii that is being left is van der Waal. हाँ जी आप बोलो. सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, ये
हम लोगों ने 10th में बेटा पेंटेन पढ़ा होगा, इफ यू रिमेम्बर। ये होता है बेटा, इसको एन पेंटेन बोलते थे। आइसोमेरिज्म पढ़ा था, आइसोमर्स पढ़े थे। तो इस एन पेंटेन का अगर हम आइसोमर बनाना चाहें तो एक आइसोपेंटेन बनता था, इफ यू रिमेम्बर। पढ़ा था आइसो? आधी आधी आवाजें आ रही हैं, पूरी नहीं आ रही। एक होता था नियोपेंटेन। बेटा मैंने तो ये बोला ही नहीं याद क्या है नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ पढ़ा था, बस इतनी सी बात बोली। आप इसको देखो, इसका सरफेस एरिया सबसे बड़ा है, सेम मॉलिक्यूल्स है, बट तीनों में आपका जो सरफेस एरिया है दैट इज डिफरेंट। दिस इज हैविंग द हाईएस्ट वैन डर वाल फोर्सेस, देन कम्स द केस ऑफ दिस, देन कम्स द केस ऑफ दिस। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, वैन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज। यहां पे कोई ब्रांच नहीं है, एक ब्रांच आ गई, सरफेस एरिया कम हो गया क्योंकि ओवल शेप का हो गया मॉलिक्यूल। दो ब्रांचेस आ गई, सरफेस एरिया और कम हो गया क्योंकि स्फेरिकल शेप का हो गया मॉलिक्यूल। एज द सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग, वैन डर वाल फोर्सेस आर ऑल्सो डिक्रीजिंग। यह अच्छे से पक्का, you can note it down this thing, and with this we are winding up with the chapter chemical। हाँ मेरे बेटा कुछ बोल रहा है तू?